हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, कुछ दिनों पहले जो हम सब के सीबीएसई हैं, तो यहाँ पे जिनका चित्र यहाँ पे दिख रहा है, प्रणाम कीजिए इन्हें, ठीक है। तो इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इस साल का असेसमेंट पैटर्न इन्होंने बताया, और उसमें यह भी मेंशन किया था कि जुलाई के महीने, मतलब जो महीना चल रहा है, इसी में आपको आपका सिलेबस भी मालूम चल जाएगा। मतलब टर्म 1 और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आएंगे, किस तरह का एग्जामिनेशन होगा, वो पूरा उन्होंने जो कहानी थी वो समझा दी है। और हम लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे कि हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें अप्रोच करना है इस पूरे सेशन को, ठीक है। तो क्योंकि ये पैटर्न 10th और 12th के लिए है, तो वो सेम पैटर्न 9th में भी लागू होता है, तो हम 9th में भी सेम तरीके से ही हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, यदि आपको इन दो बच्चों की तरह आपके हाथ में ट्रॉफी लिए ऐसे एंजॉय करना है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस साल आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी स्किल्स पे ज्यादा हार्डवर्क करना है हमें। तो सबसे पहले बच्चों, आपका जो टर्म है उसको, जो पूरा ईयर है उसको बेसिकली दो टर्म्स में डिवाइड किया, ठीक है। टर्म 1 एंड टर्म 2, मतलब दो पारियां होंगी, ठीक है। पहली पारी, पहले टर्म में क्या होगा, आपके पास टॉपिक्स दिए हैं जिनसे आपको चैप्टर्स आएंगे और मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो यहां पे 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। किस टाइप का एग्जाम होगा, ये एमसीक्यू होगा, एक पेपर, मतलब एक सब्जेक्ट एक पेपर, कुल मिला के एक पेपर नहीं, ठीक है। वन पेपर ऑफ 90 मार्क्स एंड हाउ मेनी मार्क्स क्वेश्चन, 40 मार्क्स के आपको क्या मिलेंगे, एमसीक्यू सवाल मिलेंगे, ठीक है। आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब किस किस चैप्टर से आएंगे, तो उन्होंने चैप्टर वाइज डिवीजन दे दिया है कि इन सारे चैप्टर से आपका असेसमेंट होगा। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि 10 नंबर उन्होंने किस पे छोड़े हैं, स्कूल पे छोड़े हैं। मतलब स्कूल डिसाइड करेगा कि 10 नंबर वो किस तरह से आपको देते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट कौन डिसाइड करेगा, स्कूल डिसाइड करेगा कि ये 10 मार्क्स कैसे बच्चों को दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इन सारे यूनिट्स पे फोकस करें, चैप्टर वाइज जाएं, तो नंबर सिस्टम से हमारी एक ही यूनिट है जिसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। वो आपके एमसीक्यू सिलेबस का पार्ट है, मतलब उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आएंगे आपके एग्जाम में, वो भी टर्म 1 में। टर्म 2 के एग्जामिनेशन में उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, तो आपको नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, मतलब नंबर लाइन पे पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रूट 2 रूट 3 जैसे इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, कैसे आप नंबर लाइन पे उनको ड्रॉ करते हैं। लेकिन सर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, रूट 2 रूट 3 को ड्रॉ करो, नहीं, वो ऑब्वियस ही बात है, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो फिर हो सकता है, एक क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूं, कि वो रूट 2 ड्रॉ करने की स्टेप्स दे देंगे आपको 4-5, और बोल देंगे इनमें से कौन सी स्टेप गलत है। हो गया ना एमसीक्यू क्वेश्चन। भाई आपको क्वेश्चन दे दिया कि रूट 2 ड्रॉ करने की स्टेप्स ये हैं, ठीक है। अब आपको पता लगाना इनमें से कौन सी स्टेप्स गलत है, उनमें से मार्क करो एबीसीडी ऑप्शन में से, ठीक है। ऐसे ही आपका रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर से इजीली रैशनलाइजेशन से इजीली क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, सॉल्व करके आपको एमसीक्यू में आंसर्स मार्क करने हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत बड़ा और अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, तो इस पर भी फोकस रहेगा कि कैसे इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं पावर्स का यूटिलाइज करके, फॉर बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसके अलावा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एक्सपेंशन, फिर हम लोग वो 0.7 बार, सपोज क्वेश्चन है कि 0.7 बार का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 4 ऑप्शन में से मार्क करो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों, सेकंड चैप्टर जो हमारा लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आ रहा है, मतलब टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है, वो इसका पार्ट नहीं है। वो कहां पे है, वो सेकंड टर्म में आएगा, ठीक है। उसको हम आगे फोकस करेंगे कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में से आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन को फॉर्म करना, उसके ग्राफ बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में मेंशन करना, एंड उसके अलावा कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको कैसी तरह से एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉम रियल लाइफ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जो कि केस बेस्ड हो या फिर रियल लाइफ बेस्ड हो। बच्चों, पिछले कुछ सालों में सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है क्वेश्चन पूछने का। वो बेसिक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहां पे बच्चा अपना दिमाग यूज करके उन सवालों को हल करे। वो किस पे बेस्ड हो सकते हैं, रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल बोल देंगे कि एक बच्चा है रमेश, वो मार्केट गया, 5 किलो आलू लाया, 7 किलो टमाटर लाया, टोटल पैसे हुए उसके 210, तो बताओ उसकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये रियल लाइफ बेस्ड थोड़ा सा हो गया ना, कि आप सब्जी लेने जा रहे हो या ऐसा कर रहे हो या वैसा कर रहे हो। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है। सर इसमें से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, बच्चों
एब्सिसा की वैल्यू पूछी, ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ ली, या फिर ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फिर अगर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके साइंस क्या होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो अगर आप मार्किंग वाइज देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, मतलब 4 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेनली कह लो 4 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज 1 या 2 मार्क के होंगे ये भी अभी बताया नहीं गया, तो वो डिपेंड करता है पेपर पे, हो सकता है कोई एमसीक्यू 2 मार्क का भी हो। ठीक है, क्योंकि 40 मार्क का है उनके पास वेटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उसके बाद आते हैं ज्योमेट्री वाले पार्ट पे, क्योंकि आपके क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में काफी बड़ा हिस्सा ज्योमेट्री को दिया गया है, ज्योमेट्री के अंडरस्टैंडिंग को दिया है। तो कुछ चैप्टर्स यहां होंगे, कुछ चैप्टर टर्म 2 में होंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइन्स एंड एंगल जो है वो आपका इस टर्म का पार्ट है। ठीक है, अब बच्चों अगर आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे तो यहाँ 2 चीज लिखे, मोटिवेट और प्रूव। ठीक है सर, इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली बच्चों जिस चीजों के आगे प्रूफ लिखा है, फॉर एग्जांपल ये कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसको प्रूफ करने का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। सर एमसीक्यू में कैसा आएगा? सेम प्रोसेस कि आपको स्टेप्स दे दिए और बता दिया कौन सा स्टेप रॉन्ग है, या फिर आपको स्टेप्स दे दिया और एक स्टेप मिस कर दिया। ठीक है, और आपको पूछा कि फिल इन द ब्लैंक करो, यहाँ पे कौन सा स्टेप आएगा। सिमिलरली सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये भी आपके प्रूविंग वाले पार्ट में आता है। बाकी चारों चीजें मोटिवेट में आती है, मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए, उससे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहां पे दी है, लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, जो पैरेलल का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स, वो भी आपको पता होना चाहिए कि जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो कौन सा एंगल्स बराबर होंगे, या फिर इसका रिवर्स, मतलब अगर 2 एंगल्स बराबर है तो कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी, वो भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। समझ में आया? बस जो प्रूफ वाले हैं वो आपको उसका प्रूफ आपको एग्जैक्टली बाय हार्ट रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी का खाली अगर अंडरस्टैंडिंग हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स में से आपको कौन सी चीज प्रूफ करने को आ सकती है? एक चीज है, 5th पॉइंट। ठीक है, दैट इज क्या है वो चीज? द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये आपके वो है थ्योरम है जिसको आपको प्रूफ करना है 7th चैप्टर में, तो ये आप इसको इजीली देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमारी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, एसएएस हो गई, एंगल एंगल साइड हो गई, साइड एंगल साइड हो गई, एंगल साइड एंगल हो गई, इन सब का यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। प्रूविंग पर इतना फोकस ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इन सब पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ट्राइंगल से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ठीक है, मतलब 2 ट्राइंगल दे दिए, उसके बाद उसमें कुछ कुछ गिवन कंडीशंस दे दी और आपको ये बोल दिया कि बताओ यदि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनमें से कौन सी चीजें बराबर होंगी, या फिर अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो किस एक्सियम से हो रहे हैं, या फिर किस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हो रहे हैं, या फिर अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लिखने का तरीका क्या होगा, कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो लिखने का तरीका एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीएफ होगा, या फिर कुछ और लिखने का तरीका होगा, उस पर भी फोकस हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो ये आपको खास प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ब्रैकेट में लिखा है विदाउट प्रूफ, तो यदि आपको इसका प्रूफ नहीं आता या फिर आप उसके प्रूफ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन करने पे फोकस करें टर्म 1 में, कि आपको हीरोस फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, कि आपको ट्राइंगल की साइड्स दी हैं और एरिया निकालने को बोला है। फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक शॉर्टकट है √3/4a², उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको सारे शॉर्ट ट्रिक्स या फिर क्या कह सकते हैं उनको हम, एक्सटेंशंस ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट, वो भी आ सकते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अच्छा चैप्टर है, इससे भी काफी एमसीक्यूज बन सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी बन सकते हैं, वो आप ध्यान रखें। ठीक है, खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी बन सकते हैं। ठीक है, बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम्स में, फॉर एग्जांपल वो किंक या फिर जो स्क्रैच लाइन होती है हमारे ग्राफ के पहले, उसका उपयोग क्या होता है, डिस्टेंस कितना होगा, स्केल कितना होगा। ठीक है, या फिर आपको बार ग्राफ दे देंगे, उससे 4 क्वेश्चन दे देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों की हाइट दी है तो 140 सेंटीमीटर हाइट कितने बच्चों की है, तो 8 लोगों की है, तो उसको बार ग्राफ को रीड करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, हिस्टोग्राम का भी सेम, आपको वो चीजें रीड करनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे होते हैं कौन कौन से चैप्टर से एमसीक्यू आ रहे हैं, ये हमें पता लगाने का हमारा सिलसिला था वो खत्म हो गया है। अब हम फोकस करते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट पे। ठीक है बच्चों, आपका इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का है?
10 मार्क्स का, लेकिन उसको भी सीबीएसई ने डायरेक्टली पूरे 10 मार्क्स नहीं दिए हैं, ठीक है, कि कोई एक एक्टिविटी पे, अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया है और फिर मार्किंग की जाएगी, ठीक है। आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे स्कूल में एंड मल्टीपल असेसमेंट होंगे। ये कैसे हो सकता है? टीचर आपके यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, टीचर आपके फॉर एग्जांपल चैप्टर्स को क्लब करके एक पर्टिकुलर टेस्ट ले सकते हैं, यू कैन से क्वार्टर टेस्ट और समथिंग। तो इस टाइप से आपके टेस्ट हो सकते हैं जिसमें आपको स्कोर करेंगे तो आपके ये पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल असेसमेंट मतलब खाली एक ही तरीके से असेसमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट ले लिया, दूसरे में मैंने ओरल्स पूछ लिए टीचर ने, ठीक है, या फिर कोई एक्टिविटी करने को दे दी, ठीक है। उसके अलावा पोर्टफोलियो मतलब थ्रू आउट द ईयर बच्चों आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे जहां पे आपको आपकी क्रिएटिविटी दिखा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, या फिर आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आओ, ठीक है, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, जिसको आप शो कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीजों से आपका पोर्टफोलियो बनेगा, मतलब बेसिकली आपकी प्रोफाइल बनेगी, ठीक है, जिसमें आप आपके ईयर भर के जितने भी अचीवमेंट्स हैं जो आपने किए हैं 6 मंथ्स में, जो कि आपको स्कूल ने बोले हैं, ठीक है, स्कूल के बाहर भी यदि आप सपोज मैथ्स ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं? पोर्टफोलियो के अंदर आएंगी। स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल वर्क, आपके प्रैक्टिकल जो होंगे क्लास में, फॉर एग्जांपल आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिकल सिखाया गया, आपको एसएएस जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है उसका प्रैक्टिकल दिखाया गया, ठीक है। इस तरह की जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होंगी अगर आप वो अच्छे से करते हैं, उनको सबमिट करते हैं तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रैक्टिकल बुक होगी जो स्कूल में बनवाई जा रही है उस पर भी खास फोकस रखें और लर्निंग पे ध्यान दें कि वो खाली कॉपी नहीं करना है, वो पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे फुलफिल किया हमने उसको एक्चुअली करके देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी डेवलप होगी, साथ में आपका असेसमेंट भी हो जाएगा। ये सीबीएसई का मानना है। बच्चों का टर्म 2 की बात करें तो इसमें यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है लेकिन चैप्टर्स का वेटेज उतना ही है। कितने मार्क्स हैं? 40 मार्क्स है हमारे पास चैप्टर्स बेस्ड एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा, 2 आवर्स का होगा मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी डिटेल में सीबीएसई बाद में बताएगा हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम इसमें चैप्टर वाइज। अगर तो अलजेब्रा से 12 मार्क्स के आएंगे बच्चों कॉन्सेप्ट, ठीक है। अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? सॉरी, तो अलजेब्रा में आपका सबसे पहले आ जाएगा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर होते हैं, जीरोस निकालना, टर्म्स बताना, तो इससे अच्छे खासे 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 2 मार्क भी बन सकते हैं, 3 मार्क भी बन सकते हैं, 4 मार्क भी बन सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली कंप्लीट चैप्टर, इसमें सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। फैक्टराइज करना, उसके बाद फिर आइडेंटिटीज का यूज करके आप अलग अलग रिजल्ट्स निकालना या फिर उल्टा करना, मतलब आपको रिजल्ट्स गिवन है और आपको वापस जाना है किस पे? आइडेंटिटीज पे। ऐसे सारे सवाल आपके पास आ सकते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनका यूसेज भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल। तो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकेले पॉलिनोमियल से आपका 12 मार्क के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आपके पेपर में 12 मार्क से क्वेश्चन किससे आएंगे? पॉलिनोमियल से आएंगे, और वो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क सारे हो सकते हैं। तो इस चैप्टर पे खास फोकस रखना है आपको थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल चैप्टर जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है। अब ज्योमेट्री से कितने मार्क्स का आ रहा है बच्चों? यहाँ पे 15 मार्क्स आपके ज्योमेट्री के इस सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब क्वाड्रिलैटरल्स, सर्कल्स वगैरह को जोड़ के काफी सारा मार्क्स का आपका 15 मार्क्स में आएगा। क्वाड्रिलैटरल्स में आपको ये प्रूफ एक होना चाहिए, दैट इज द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आपको पता होना चाहिए, इसका प्रूफ आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली बाकी सारी चीजें मोटिवेट करने पे हैं, अर्थात ये सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है, इनके बेस्ड आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन इन थ्योरम्स को प्रूफ करने का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है मान लीजिए। लेकिन आपको हमेशा इनके प्रूफ याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर आपको प्रूफ पता होगा तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और जिसकी वजह से आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके तो एक तो ये प्रूफ याद होना चाहिए, बाकी ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए फॉर क्वाड्रिलैटरल्स। सर्कल्स में बच्चों, सर्कल्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। प्रूफ करने वाली कौन सी चीज है? एक ही थ्योरम रखी है जो कि हमारे सीबीएसई ने, विच इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स टू द सेंटर एंड इट्स कन्वर्स, ठीक है। तो एट द सेंटर पे जो एंगल बनता है, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है, इक्वल कॉर्ड्स वाला जो कॉन्सेप्ट था जिसमें आप वो यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके चीजों को प्रूफ करते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। साथ में लिखा है एंड मोटिवेट इट्स कन्वर्स, मतलब इसका कन्वर्स प्रूफ करने को ना आए लेकिन यूज करने को आ सकता है,
तो हमें ये चीजें खास नोट करनी, कौन सी चीज प्रूव में आएंगी, कौन सी चीज सॉल्व करने को आएंगी। ठीक है सर, क्या इसका मतलब है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता? ऐसा कहीं नहीं बोला सीबीएसई ने, इसका प्रूफ आ सकता है ये बोल रहा है। इसका कॉन्सेप्ट तो आ ही सकता है एग्जाम में, वो तो पक्की बात, तभी तो आपको प्रूफ सिखा रहा है वो। डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, कि रेडियस को क्या बोलते हैं, डायमीटर को क्या बोलते हैं, कॉर्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज डेफिनेशन अच्छे से याद करना। हमें पता होता है डायमीटर क्या है, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करना है वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डेफिनेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी अच्छे मार्क लाने वाले बच्चे के आंसर शीट में। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हो गई जो को आपको मोटिवेट, जो को आपको पता होने चाहिए। सीबीएसई चाह रहा है कि आपको मोटिवेट करे कि ये चीजें आप लर्न करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। ऑब्वियसली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो ये किसमें है, टर्म 2 का पार्ट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काफी अच्छा चैप्टर है, उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, उसके अलावा सिलेंडर एंड कोन्स, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके पास। काफी बड़ा चैप्टर है लेकिन काफी अच्छा है, काफी स्कोरिंग है, बिकॉज ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं है वो चैप्टर। आपको क्यूब का एरिया निकालने आता है, निकालो। आपको क्यूबॉइड का एरिया निकालने आता है, निकालो। वॉल्यूम निकालने आता है, निकालिए। तो आपको वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला पता है, आंसर्स निकालिए। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इतना ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर, लेकिन बड़ा है बिकॉज बहुत सारे शेप्स अलग अलग इसमें हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्टिव आंसर शीट का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं और खासकर रियल लाइफ जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो यहां से ज्यादा आ सकते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी में फोकस आपको वही रखना है कि जितना एनसीईआरटी में दिया है पहले वो प्रैक्टिस करें, एग्जांपल्स देख लें, उसके बाद फिर अदर टेक्स्ट बुक पे फोकस करें। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम्पलर पढ़ सकते हैं, उसमें आपको एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉइन्स, कार्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारे सिलेबस की बात, लेकिन अब गुरुजी का ज्ञान थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि आपको इस पूरे ईयर में बेसिकली करना क्या है और कौन सी चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहले करना क्या है, रेगुलर स्टडीज। ये सोच के नहीं बैठना है कि एग्जाम नवंबर में है तो हम अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी से स्टार्ट कीजिए, जो भी चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं उनको फोकस कीजिए, उनके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, लेकिन पहले एनसीईआरटी सॉल्व करना है उसके बाद, क्योंकि एनसीईआरटी आपका इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए। एमसीक्यूज है कॉन्सेप्ट यूसेज, तो पहले डेवलप करोगे उसके बाद ही यूज कर पाओगे ना वो स्किल। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव इक्वली। अगर कोई चैप्टर एमसीक्यू में आ रहा है तो उसके सब्जेक्टिव नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव में आ रहा है तो एमसीक्यू नहीं करेंगे, ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी मेरे हिसाब से। अगर आप मेरी बात माने तो हर चैप्टर के एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों सॉल्व करें। ठीक है, उससे आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ में आपकी स्किल्स भी शार्पन होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों, जो क्वेश्चन एमसीक्यू है 1 मार्क का, क्या वो 2 मार्क में सॉल्व करने को नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, और आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप उसको आंसर चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, आपका बेस बिल्डअप कीजिए, खाली मार्क्स लाने के लिए मत पढ़िए कि यार ये चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है तो मैं वही करूंगा। नहीं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक पन्ना रीड करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक का हर एक पन्ना रीड करो ताकि आपको वहां से अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। और क्योंकि आपका 9th का बेस बनेगा तो 10th में अगर सेम पैटर्न फॉलो हुआ तो फिर आप इजीली उससे कोप अप कर पाएंगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीड मैच बच्चों, एमसीक्यू करना है, 90 मिनट है, 40 सवाल है और टाइम कई बार कम पड़ जाएगा। ठीक है, कहने को हम कह सकते हैं कि सर एक सवाल पे 2 मिनट करीब मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको एमसीक्यू शीट भरनी पड़ेगी और ओएमआर शीट भरने में आपको टाइम लगता है थोड़ा सा, तो कोशिश करें कि आपकी स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद हो कि अगर सपोज 25 का स्क्वायर निकालना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, नहीं, हो सकता है आप 25 × 25 करने में अपनी स्पीड डेवलप कर ले। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में स्पीड डेवलप करना एंड एक्यूरेसी को साथ में रख के ही आपको पूरी चीजें सॉल्व करनी है। लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीडिंग योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स। मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम में से काफी लोग नहीं पढ़ते, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। मैं भी जब छोटा था मैं भी नहीं पढ़ता था, पर मुझे किसी ने बताया नहीं था कि टेक्स्ट बुक पढ़नी बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक पढ़ना यानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज वहीं से आएंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सी चीजें आपको नहीं करनी, कौन से हैबिट्स आपको अवॉइड करनी है। एनी असेसमेंट लाइटली, मतलब कोई भी असेसमेंट को आप ऐसे हल्के में ले लो कि यूनिट टेस्ट से यार क्या फर्क पड़ता है, 10 में से अगर 2 नंबर आए तो क्या आ जाएगा। ये 10 नंबर जोड़ जोड़ के ही आपके 10 नंबर इंटरनल बनेंगे। तो एवरी पेनी काउंट्स, एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब हर एक टेस्ट को अच्छे से फोकस करके
अटेम्प्ट करें, बिकॉज ना सिर्फ आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे बल्कि आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा और चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टेस्ट को, किसी भी असेसमेंट को हल्के में ना लें। अगर टीचर बोल रही है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करके आना है तो सारे होमवर्क्स को प्रॉपर्ली सॉल्व करके प्रेजेंट करें। फोकस ऑन कंटेंट प्रोवाइड बाय स्कूल ओनली। खाली स्कूल पे डिपेंडेंट ना रहे कि जब स्कूल बोलेगा तब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें आप लेट हो सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपका चैप्टर हो गया है और आपकी स्पीड तेज है स्कूल की स्पीड से बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्टडीज एंड एवरीथिंग, तो आप स्कूल से आगे बढ़ जाएं। यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं और किसी टेक्स्ट बुक से मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एग्जाम्पलर है या फिर कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन सबको सॉल्व करें। ठीक है, खाली स्कूल पे ना बैठे रहें कि जब एग्जाम होगा, जब स्कूल वाले एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे तब मैं सॉल्व करूंगा। आप शायद उसमें लेट हो जाएं एज कंपेयर टू अदर किड्स इन द एंटायर कंट्री। ठीक है, चलिए सॉल्विंग थ्रू शॉर्ट ट्रिक्स ओनली। खाली शॉर्ट ट्रिक पे यदि फोकस करेंगे तो फंसेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके बेस के लिए जरूरी है। ठीक है, आपको लॉन्गर मेथड पता हो, साथ में आपको शॉर्टर मेथड भी पता हो, ये अच्छी बात है, लेकिन पहले फोकस करना है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे। तो खाली शॉर्ट ट्रिक पे फोकस करना गलत हो जाएगा। चलिए, लेट सबमिशंस, किसी भी चीज का सबमिशन हो, आपकी लैब मैनुअल हो, आपकी प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक हो, नोटबुक हो, कोई टेस्ट हो, असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज का लेट सबमिशन ना करें बिकॉज इससे आपकी माइनस मार्किंग हो सकती है और आप शायद 1 या 2 मार्क लूज कर जाएं, और ये 1 या 2 मार्क लूज करना आपके लिए आगे हानिकारक हो सकता है। क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि यदि सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, मतलब एग्जाम्स कराना पॉसिबल नहीं होता इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, तो आपके इंटरनल असेसमेंट ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके मार्क्स जनरेट करने के लिए। और बच्चों 9th के मार्क्स इस न्यू पैटर्न में खाली 9th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 10th में भी काउंट हो सकते हैं, जैसा कि इस बार सीबीएसई ने बोला कि आपका 10th का रिजल्ट आपके 9th के रिजल्ट पे भी बेस्ड होगा। तो 9th को हल्के में ना ले और कोई भी सबमिशन लेट करने की वजह से अपने मार्क्स ना खोएं। स्किपिंग टॉपिक्स, बच्चों कुछ टॉपिक हम स्किप करते थे ये सोच के कि यार ये टॉपिक एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये टॉपिक सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऐसी गलती ना करें। हर एक टॉपिक का रिलेवेंस होता है आपके पूरे चैप्टर में, पूरे स्टडीज में, तो हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ें एंड किसी भी टॉपिक को स्किप करने की गलती ना करें। आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके पास पूरा साल है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। हम आपका साथ देंगे इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, आपको कौन कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, क्योंकि आप 9th में हैं तो आपको 9th की सबसे पहले एनसीईआरटी पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी सॉल्व कर पाएंगे तो फिर आपका बेस बिल्डअप होगा और अच्छे से दोनों एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, एमसीक्यू वाले को भी और सब्जेक्टिव वाले को भी। आपकी लाइब्रेरी मैनुअल जो आपको स्कूल से मिली होगी उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी क्लास 9th की, आपको वो भी पता होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम्पलर बच्चों, क्योंकि आपकी क्लास 9th में एग्जाम्पलर मैथ्स टेक्स्ट बुक आती है जिसपे हम लोग भी वीडियोस बना रहे हैं हर एक टॉपिक वाइज, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा बाकी बुक्स क्लास 10th की हैं जो आपके काम की नहीं है, आप क्योंकि 9th में है तो आप 9th की बुक्स पे ही फोकस करें। लेकिन बच्चों इस पूरे प्रोसेस में आपको हमारा तरफ से क्या मिल रहा है? सबसे पहले बच्चों मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उस पे आपको क्लास वाइज कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है फ्रॉम क्लास 12th टिल किंडरगार्टन। तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है क्लासेस की, इसीलिए अगर आपको आपकी क्लास पे फोकस करना है, फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th के लिए पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 9th के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको क्लास 9th के कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, सोशल साइंस में कुछ पढ़ना है, फॉर एग्जांपल सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं बस एक क्लिक से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा था आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है तो उसकी वीडियो सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज जो कि मैं खुद पढ़ा रहा हूं, उसमें आप चैप्टर वाइज इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं सारे कंटेंट को। ठीक है बच्चों, हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के अलग अलग वीडियोस हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप इजीली उनको एक्सेस कर पाएं एंड आपके कॉन्सेप्ट नॉलेज को गेन कर पाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चैप्टर 1 जो है हमारा क्लास 9 का एग्जाम्पलर का, वो उसके कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के बाद एमसीक्यू सॉल्व कराता है, ये उस वीडियो का एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। इस वीडियो में हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया कि कैसे थ्रू आउट द ईयर हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें
आगे बढ़ना है इस पूरे सफर में। मैग्नेट ब्रेन्स आपका साथ हमेशा देगा। हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग वीडियोस बना के आप तक प्रेजेंट पहुंचाते रहेंगे और आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। प्लीज इन वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन कीजिए और आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड उनका नॉलेज भी इंक्रीज करें। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपका साथ देगा बच्चों, नॉट ओनली क्लास 9, 10th बट आगे भी। आपको जो भी चीजें नॉलेज गेन करना है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। आप प्लीज अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, टेक केयर, स्टडी वेल, वर्क हार्ड। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।